नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है होनी होकर रहती है। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ज्ञानी पंडित थे। वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। उनका मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज था और उनका गांव भी काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे मोटे गांव भी पड़ते थे। इसलिए पंडित जी ने सोचा, बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मिले हुए, चलो खुद ही जाकर मिल आता हूँ। पंडित जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़े। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वो भी पंडित जी के साथ चलने लगा। पंडित जी ने सोचा, चलो अच्छा ही है, एक से भले दो। रास्ते में साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित जी अब उस आदमी से कहने लगे कि भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो आदमी कहने लगा, पंडित जी, मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी को उस व्यक्ति का नाम बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उसके नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल, जो पंडित जी के साथ चल रहा था, वह पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी बोले, ठीक है, और कहकर पंडित जी अपनी धुन में आगे चलने लगे। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा और तुरंत ही महाकाल पंडित जी के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी थी और पंडित जी के मित्र का गांव अभी बहुत दूर था और साथ ही रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने कहा, देखो, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं और थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात इसी मंदिर में रुक जाते हैं। और पंडित जी को भूख भी लगी थी, तो भोजन भी यहीं कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। महाकाल ने पंडित जी से कहा, ठीक है पंडित जी, मगर मुझे तो इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, तो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आकर खा लूँगा। इतना कहकर महाकाल चला गया, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी अब मन ही मन सोचने लगे कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है, वहाँ किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उन्होंने महाकाल से रात्रि के समय उस विषय में कोई बात नहीं की। सुबह होने पर पंडित जी और महाकाल फिर से अपने रास्ते चल दिए। कुछ देर बाद फिर एक और गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, तो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहे। आखिर वो कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी कि उस गांव में एक आदमी को सांप ने काट लिया है और सांप के डसने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उसी पंडित जी के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने महाकाल से पूछ ही लिया, महाकाल, तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहाँ कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, आखिर इसका कारण क्या है? महाकाल ने पंडित जी को जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा कि ज्ञानियों के संग जो होता है हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन क्या आप सचमुच अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित जी ने कहा, महाकाल, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप ही मुझे अपना सही परिचय दे दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका हो रही थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित जी घबरा गए।
फिर भी उन्होंने हिम्मत करके महाकाल से पूछा, महाकाल, अगर ऐसी ही बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होगी। यमदूत ने जवाब दिया कि पंडित जी, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और वो बड़े ही सोच में पड़ गया। यदि वास्तव में वो महाकाल यमदूत है और उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के दोस्त की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, पंडित जी, जो तुम सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बातें सुनते ही पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बात जान ली थी। क्योंकि वो बात किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी, इसलिए अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में यमदूत ही है। इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ा और अपने गांव की तरफ वापस लौटने लगा। और जैसे ही पंडित पीछे मुड़ा, उन्हें उनका मित्र सामने से आता हुआ दिखाई दिया। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा हो, लेकिन वह बचपन से गूंगा, एक पैर से अपाहिज था। इसलिए ना तो वो पंडित जी तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित जी को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक जाने क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगे, जैसे कि वो महाकाल से पूछ रहे हों आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल पंडित जी के मन की बात को समझ गए और बोले, पंडित जी, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। तुम समझ ही सकते हो, वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती। इस शरीर में हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की जो मृत्यु हुई है, इसकी वजह तुम ही हो। तुमसे मिलने हेतु ही वो तुम तक पहुंचने की वजह से अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच में ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करने के लिए ये ही उनका काम है। क्योंकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और वो जानते थे मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चल सकता। वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है, एक न एक दिन सभी का अंत होना है। इसलिए उसने जल्दी से ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन उसके मन में अपने मित्र की मृत्यु जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, महाकाल, अगर मेरे मित्र की मृत्यु होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु घटना के संबंध में सोचने और उसे देखने समझने का कोई समय नहीं होता। पंडित जी ने फिर आगे पूछा, महाकाल, क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, मृत्यु के बारे में ज़्यादा जानना सही नहीं है पंडित जी, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, क्योंकि अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगी। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से अपनी फांसी को स्वीकार करोगी। ये कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि उसके पास पंडित जी के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र की यथा स्थिति जो भी कर्मकांड संभव था वो किया और फिर अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद
कुछ तो दुखी ही होता है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो उस महाज्ञानी पंडित ने भी किया, जो कि पंडित जी विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक भी थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वो उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का भी हल निकालेंगे। इसलिए वो पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बातें बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बैठकर वार्तालाप किया और उनसे सलाह मांगी और अंत में सभी ने ये सलाह दी कि यदि पंडित जी की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद होगी। और तय हुआ कि पंडित जी की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी तब पंडित जी किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी सही लगी, तो राजा ने पंडित जी को महल में रहने के लिए व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित जी कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे ये न लगे कि वो राजा की कैद में है। हालांकि वो स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा था और आखिर में वो दिन भी आ गया जब पंडित जी की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वो रात दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो स्वयं भी नहीं जानता था। पंडित जी ने इस बीमारी का कोई कभी इलाज नहीं करवाया था। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उन्हें तभी पड़ता था जब नींद उन्हें ठीक से नहीं आ रही हो। तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया, जो कि वो राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी ने भी या पहरेदार सिपाही ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर और उस अस्तबल में जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, पंडित जी उस पर सवार हो गए और नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा को पार कर गए। इतना ही नहीं, वो दूसरे राजा के राज्य के महल में पहुंच गया और संयोग ये हुआ कि उस महल में भी किसी भी पहरेदार ने पंडित जी को नहीं रोका और ना ही पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर में जो गहरी नींद में थे। अब पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर पंडित जी जाकर लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित जी को रानी की बगल में सोता हुआ देखा। अब राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पंडित जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो दूसरे राजा के राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करके जो हुक्म दिया और कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा। जब राजा ने पंडित को देखा और देखते ही बड़ा क्रोधित हुआ कि इस पंडित को फांसी पर चढ़ा दो, और उसे फांसी पर चढ़ा देने का फरमान सुना दिया गया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत करके उसने राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया। आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे नहीं रोका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और होने जा रही है। तो राजा को ये बात पंडित की थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल पर पंडित जी ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी राजा को बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है? वह राजा की उपस्थिति में ही राजा के कक्ष में रानी की बगल में जाकर सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी ना महाराज। मैं दूसरे राज्य से आत्महत्या करने क्यों आऊँगा? अब राजा को पंडित की बात सही लगी। राजा ने सोचा कि ये पंडित मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी कहानी बना रहा है। इसलिए उसने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है,
जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो, तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जो कि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित जी की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक लौट आए और उन्होंने आकर बताया, महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वो सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने महल में ही संपूर्ण व्यवस्था की है और पिछले 6 महीने में पंडित जी राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इनसे अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद पंडित जी इस राज्य में कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, जो कि उन्होंने पूरी बात जाने बिना ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित जी को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा की दी गई सजा का मान रखा तो पंडित जी की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में विचार परामर्श किया। महाराज, आप पंडित जी को कच्चे सूत के धागे में फांसी लगवा दें, इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उनके प्राण भी बच जाएंगे और आपका मान भी रह जाएगा। राजा को ये उपाय बिल्कुल सही लगा और राजा ने ऐसा ही करने का आदेश सुनाया। पंडित जी के लिए सूत के धागे की फांसी का फंदा बनाया। नियम अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे, ना ही तो पंडित मरेगा, ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित जी को भी विश्वास था सूत के धागे से तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गई, जैसा कि उससे महाकाल ने कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस कट चुकी थी। उस सूत के धागे से पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था और तड़पने के साथ साथ उसकी गले से खून की धार निकल रही थी। और देखते ही देखते कुछ क्षणों में पंडित जी का पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग पंडित जी को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, कितने भी उपाय करें, वो घटना पहले से ही निश्चित होती है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता, तो अगले 6 महीने तक वो राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर कर जीने की बजाय अच्छी जिंदगी जीता। प्रकृति ने जो भी बनाया है और जैसा बनाया है, वो सब कुछ किसी न किसी कारण से जिसे घटित होना ही है,